हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का अध्याय 3। तो ये है आरंभिक नगर। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर पहले एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पुराने भवनों का संरक्षण। तो दो लड़कों की स्टोरी दे रखी है। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तरफ जा रहे हैं जिसे गली के बच्चे भूताहा घर कहा करते थे। मतलब उसे भूत बंगला वगैरह ये सब कहते थे। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्शिका देखी है? दूसरी महिला ने कहा। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखे और इसको सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। ये देखकर हरप्रीत और जसपाल सोचने लगे कि इस पुराने खंडर घर से लोगों का इतना लगाव है ही क्यों। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा सभ्यता की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला। देखो, जो रेल लाइन थी पंजाब में वो 1862 को बिछाई गई थी, तो ये बात ध्यान रखना। जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो ऐसे भारत का नक्शा था। मतलब पहले तो ये पाकिस्तान हो गया, ये भी भारत में ही आता था। तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता थी। यहाँ पर इन इलाकों में जैसे पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, ये इन इलाकों में हड़प्पा सभ्यता थी। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल सकती है। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थी, उन ईंटों को लेकर और जो वो काम कर रहे थे रेल लाइन, उनमें बिछा दी थी वो ईंटें। इससे इमारत पूरी नष्ट हो गई थी। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इस शहर का निर्माण लगभग 4500 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो इसका आंसर आप बताओ। आप अपनी अपनी राय में बताओ कि जो पुराने घर हैं, इमारतें, उन्हें तोड़ना चाहिए या उन्हें बचाना चाहिए। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ इलाके थे, उन्हें 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा गया था। देखो, एक मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का ही एक बड़ा नगर था और मोहनजोदड़ो ही सबसे विशाल नगर था हड़प्पा सभ्यता का। तो उसे 2 भागों में बांटा गया था। पश्चिम भाग छोटा था, उसे दुर्ग कहा गया था, परंतु वो ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले हिस्से पर बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग नगर कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा था। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 12th में है और ये पेपर में भी बहुत पूछा जाता है। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनी थी। इसकी ईंटें थी वो इतनी पक्की बनी थी कि हजारों सालों बाद आज भी दीवार खड़ी है। कुछ जो इलाके थे, कुछ नगर थे, उनमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जैसे मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग था, उसमें एक तालाब बनाया गया था, जिसे जो पुरातत्वविद है उन्होंने इसे स्नानघर कहा, मतलब महान स्नानघर। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का जो रिसाव है उसे रोकने के लिए प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था और उसके ऊपर चारकोल की एक परत लगा दी थी। और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने वाली सीढ़ियां भी बनी थी और चारों ओर कमरे बने थे। ये पूरा एक क्वेश्चन बना के 12th में आता ही है। और इसमें विशाल स्नानागार, अन्नागार, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। और इस स्नानागार को बनने के लिए कुओं से पानी निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ये जो विशेष अवसर होते थे उन पर स्नान के लिए किया जाता था इस स्नानागार का प्रयोग। कालीबंगन और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं, जैसे हवन वगैरह के लिए, जहां संभवतः यज्ञ किया जाता था।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, जैसे अन्नाघर। जो ये उत्तर पश्चिम का भाग था ना, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता पनपी थी। तो ये राखीगढ़ी हो गई हरियाणा का, और ये सारे गुजरात, राजस्थान, इनके इलाके हो गए, और ये पाकिस्तान है पूरा। ये सिंधु नदी के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता बसी थी, ये हड़प्पा। और एक क्वेश्चन आता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा था, और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे बसा था। तो ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, ये 12th में भी पूछा जाता है और 10th में भी। ये जो विशाल सनाना घर था उसकी तस्वीर है। यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ बनाई है, इस तरफ और इस तरफ। यहाँ पर ये कमरे बनाए हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, जैसे बीच में आंगन हो गया और इसके चारों तरफ कमरे बनाते थे, और एक ऐसा कमरा बनाते थे जिसमें एक कुआं होता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो प्राइवेसी में बहुत ध्यान रखते थे अपनी। कुछ नगरों में नाले ढके हुए होते थे, जैसे आजकल नहीं होता शहरों में। सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बहा दिया जाए। घरों से नालियाँ जुड़ी होती थी। जो घरों में भी छोटी छोटी नालियाँ होती थी, जैसे सारा पानी, जैसे स्नान घर का पानी उसमें से निकल के मेन सड़क पे जाके चला जाता था और वहाँ से बड़े बड़े नालों में चला जाता था। तो नालों के ढके होने के कारण जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल पता है ना क्या होता है? जैसे एक वो हो गई सड़क हो गई, उसके ऊपर कभी ऐसा देखा है गोल सा कुछ ढका हुआ सड़क के ऊपर? तो वही होते हैं मेन होल। इससे ये पता चलता है कि नीचे कोई बड़ी नाली है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे नगरीय जीवन था कैसे। जो हड़प्पा के नगर थे उनमें बड़ी हलचल रहा करती थी, और यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। मतलब यह भी संभव है कि जो शासक लोग थे वो लोगों को दूर दूर भेजकर धातु और मूल्यवान पत्थर, अन्य उपयोगी वस्तुओं को मंगाया करते थे। जो शासक लोग थे वो अन्य लोगों से मंगवाया करते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोना चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखा करते होंगे। इस नगर में लीपक भी होते थे। लीपक कौन होते हैं? जो मोहरों पर कोई भी आकृति बनाते हैं या कुछ भी लिखते हैं। शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, लेकिन अभी मुहर्रे ही बची हैं। माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वहाँ पर शिल्पकार भी रहते थे। अलग अलग घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। तो ये है हड़प्पा सभ्यता की मुहर्रे। तो ये जो लिपि है इसके बारे में भी 12th क्लास में बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप 12th में ही पढ़ना। और ये देखो, ये मिट्टी के खिलौने बने हुए थे, इनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर एवं शिल्प। और ये देखो, ये पत्थर के बाट बनाए जाते थे, ये किसी चीज़ को तोलने के लिए बनाए जाते होंगे, और ये चर्ट पत्थर से बनते थे। तो ये भी एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है 12th में। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ वहाँ पर मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना, चांदी जैसे धातुओं से बनी थी। जो तांबा और कांसा है उसके औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहने तथा बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षित वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। तो ये देखेंगे, ये बाट तो हमने देख लिए, ये बाट, ये मनके वगैरह हो गए, ये फलक हो गई। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इसे आयताकार मोहरों पर, आयताकार ऐसे ऐसे मोहरें होती थी उनकी, जानवरों के चित्र मिलते थे। ऊपर देखा नहीं था घोड़ा सा था
जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। देखो जैसे ऐसे एक लाल मिट्टी का बर्तन हो गया और उस पर काले रंग से ऐसे कुछ पॉलिश कर देते थे ऐसे। और है ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही बनाई है। इनकी आर्ट की स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। मूर्ति तो इतनी बढ़िया बनाते थे, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो उस समय में इन्होंने इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाई थी। कोई इतने उपकरण भी नहीं होते थे इनके पास। 7,000 पहले मेहरगढ़ के में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से जो कपड़े हैं उनके टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन पर तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिलते हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संदेश देती हैं। से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं मतलब ट्रेनिंग लेते हैं। हमने ऊपर एक मूर्ति देखी थी, उस मूर्ति को देखने के लिए बोल रहा है वो कितनी आकर्षित ढंग से बनाई गई थी, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई थी। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का काम माना गया है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता था। हमें यह नहीं पता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण लेते थे या फिर महिलाएं भी ऐसे कामों में प्रशिक्षण लेती थी। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष हों। फेयंस है और इसे पता है कैसे बनाते थे, इसे गोंद में मिलाकर मतलब किसी बालू को गोंद में मिलाकर और इसे तब बनाया जाता था। इसे बहुत चिकनी परत होती थी, ये ऐसे दिख भी रही है, चिकनी सी परत होती थी ये, और ये समुद्री हरे रंग का होता था। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। लकड़ी या धातु के अयस्क जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं वो कच्चा माल माने गए हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, मतलब जैसे कि हमें खेत में कपास उगा देते हैं तो उसकी जो उसे कपास को चुगते हैं, मतलब उसकी खेती खाती करके जो कपास हमें मिलती है उसकी जो कताई और बुनाई करते थे और उससे कपड़ा तैयार करते थे। तो यही तो है कच्चा माल। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ वो दूर दूर से आयात करते थे। आयात मतलब खरीदते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो तांबे का आयात कहाँ से करते थे, वो राजस्थान से करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यहाँ की पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांस्य बनाने के लिए जो तांबे थे उनके साथ मिलाई जाने वाली धातु तीन का आयात वो आधुनिक जो ईरान और अफ़गानिस्तान है वहाँ से करते थे। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साइड में अफ़गानिस्तान है, वहाँ से टीन मंगवाते थे। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटका से करते थे और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया करते थे। मतलब वो व्यापार बहुत दूर दूर से करते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। जो लोग गांव में रहते थे वो अनाज उगाते थे और वो जानवरों को भी पालते थे, और वही जो नगरों में रहने वाले जो शासक है, लेखक है, दस्तकार हैं उनको खाना भेजते थे, सम्मान में देते थे उन्हें। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान और तिल और सरसों का उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, यह एक नई बात थी। में सबसे पहले जो हल का प्रयोग करते थे उनके बारे में सबसे पहले यहीं से पता लगा था। हड़प्पा काल के जो हल थे वो बच नहीं पाए क्योंकि जो वो हल थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने ज़रूर मिले हैं, मिट्टी के खिलौने। तो ये रहा, जैसे ये बच्चों के लिए बनाए जाते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों को कुछ तरीके अपनाने पड़ते थे। पानी का संचय किया गया होगा और ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता होगा। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, पानी को इकट्ठा कर लेते होंगे ये बारिश के समय या कहीं और से, और फिर ज़रूरत पड़ने पर वो फसल में सिंचाई के लिए काम आता था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे MCQ में दे देंगे कि कौन से नहीं पालते थे या कौन से जानवर पालते थे, तो उस पर टिक लगाने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है।
बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में जो मवेशियों का झुंड था उसे चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक लेके जाना पड़ता था। वो बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर, मतलब जो कच्छ का जो रण है वो, उसके किनारे बसा जो धोलावीरा नगर है वो, वहाँ जो धोलावीरा नगर है वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ भी थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे, वहाँ पर धोलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से को चारों ओर से पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारों से बनाया जाता था और इसके जो मतलब ये बीच में एक नगर हो गया, हिस्सा हो गया, और इसे ऐसे चारों तरफ से ऐसे ढक दिया जाता था दीवारों से, और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी होता था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर पर खोद कर लिखा जाता था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ियों में जड़ दिया जाता था। यहाँ एक अनोखा अवशेष है। आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो मुहर्रे थे वो बहुत छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी वस्तुओं पर पाए गए थे। गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिलने वाली जो साबरमती की किनारे एक उपनदी थी और उसके किनारे एक लोथल जो नगर था वो बसा हुआ था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नगर है, ये याद रखना। यहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंख धातु से बनी जो कई चीज़ें थी उनका महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें भी मिली है और मुद्रांकन और जो मुद्राबंदी है, मतलब एक सील लगा देते थे, मतलब किसी के पास कुछ भेजना हो तो यहाँ पर एक सील लगा देते थे, और अगर वो सील टूटी हुई होगी तो वो अंदर की जो सामान थी उसके साथ छेड़छाड़ हुआ था तो कुछ ऐसी सील लगा देते थे। हड़प्पाकालीन लोग थे वो। यहाँ पर एक इमारत मिलती है, ये संभवतः मन के बनाने का एक काम होता होगा, मतलब एक मन के बनाने का एक कारखाना लगा लो। मन के भी यहीं मिले हैं, तो ये ऐसे कुछ होती थी सील। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इतनी विकसित सभ्यता थी, तो उसका अंत हुआ कैसे, ये तो एक रहस्य ही। तो इसके बारे में हम एक पता लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ अनुमान लगाएंगे कि उसका अंत हुआ कैसे था। 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया था। जो लेखन, मोहरे और बाट का प्रयोग था वो बंद हो चुका था। दूर दूर से कच्चा माल आयात काफ़ी कम हो चुका था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरों के ढेर लगने लगे थे, मतलब अब ये सभ्यता थोड़ी नीचे गिरने लगी थी। जो जल निकास प्रणाली थी वो भी इनकी नष्ट हो गई थी। यह सब हुआ क्यों था इसका पता नहीं लग पाया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदी सूख गई थी, और कुछ अन्यों का कहना है, जो अन्य विद्वान थे उनका कहना है कि जंगल का विनाश हो गया था, तो उनके पास कोई उपकरण नहीं बचे थे। और कुछों का मानना है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी और जंगल तो ख़त्म ही हो गया। मवेशियों के बड़े झुंडों इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ आ गई थी। अभी तक पूरा पता नहीं चला है, नदी सूख गई थी या बाढ़ आ गई थी, कुछ भी नहीं पता चला हमें। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का निर्णय समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध, पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कुछ लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद एक नए नगर का विकास हुआ। इसके बारे में अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर हमारा हो गया यहीं पर ख़त्म। इसमें मेन चीज़ें सारी हमने बता दी थी, और जो एनसीईआरटी है वो बेस होती है, हर एक चीज़ की बेस होती है। तो 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो सारी हिस्ट्री की बेस है। और भी जो कोई बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो वो स्टार्ट यहीं से करो। मतलब कोई साइंस का स्टूडेंट अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो वो स्टार्टिंग से ही पढ़ो। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।